नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष मृदुला गर्ग द्वारा रचित उपन्यास उसके हिस्से की धूप लेकर उपस्थित हुई। जैसे कि शीर्षक से ही हमें ज्ञात होता है कि यहाँ पर हम व्यक्ति के संदर्भ में बात कर रहे हैं और ये संदर्भ हम देखते हैं कि वैवाहिक जीवन में कैसे अर्थ से द्विअर्थी के रूप में ले जाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में जहाँ प्रेम का आदर्शवादी और एक निस्वरूप व्यापक था, वहीं आधुनिक युग में प्रेम का अर्थ और स्वरूप ही बदल गया। व्यक्ति अर्थ और काम की आवश्यकता अनुसार प्रेम संबंध स्थापित करता है। स्वार्थ पूरा होने पर उससे दूर या नजरें चुराने लगता है। मूल्यों में तेजी से परिवर्तन होने से जीवन महत्व ही एक तरह से घट गया है। भारतीय समाज में स्त्री पुरुष संबंधी मान्यताओं में यह परिवर्तन अधिक देखने को मिल रहा है। पारिवारिक ढांचा बिगड़ता जा रहा है। विसंगतियां, अंतः विरोध, तनाव, कुंठा और द्वंद्व अब सिर उठा रहे हैं। परंपराएं और रीति रिवाज एक तरह से दम या दूरियां तोड़ रहे हैं, या एक तरह से हम देखते हैं रिक्तता का जो समावेश है वह अधिक आता चला जा रहा है। लेखिका मृदुला गर्ग ने संबंधों के बिगड़ते एक तरह से स्वरूप को यहाँ पर दिखाने की भरसक कोशिश की है। उससे कि उसके हिस्से की धूप में दाम्पत्य जीवन से असंतुष्ट मनीषा की वेदना को दिखाया गया है। पति जितेन की व्यस्तता से परेशान हो जीवन में उदासीनता का जो भाव है वह देखा जा सकता है। जितेन के पास मनीषा की बात सुनने एवं समझने का बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि वह अपने काम में इतना बिजी है जिसके कारण वह मनीषा को उतना समय नहीं दे पाता जितना देना चाहिए था। मनीषा भीतर ही भीतर एक तरह से कल मिलाती है, कसकती है और द्वंद के घेरे में आती हुई दिखाई देती है। किसके आगे वह अपनी पीड़ा या अपनी वेदना का रोना रोए। वह मन में निर्णय ले लेती है और सोचती है कि वह अपने लिए समय निकालेगी। पर हम देखते हैं कि जब व्यक्ति किसी से बात नहीं कर पाता है या दूसरे व्यक्ति के समीप जाता है, बात करने की कोशिश करता है, पर उसका विरक्तपन वह देखता है, तो वह एक तरह से दूरी कायम कर लेता है और उस दूरी से व्यक्ति के जो संबंध है वह एक तरह से बिखरते हुए दिखाई देते हैं। वही हाल मनीषा और जितेन का भी उपन्यास के माध्यम से देखने को मिलता है। मनीषा अपने संबंधों से तंग आ गई है। वह सारा दिन अकेली रहती है। अकेले रहने के कारण वह अपना ध्यान लेखन कार्य में लगाने लगती है। कहानियां लिखना उसे अच्छा लगता है। संबंधों में आई रिक्तता के कारण वह कई बार छटपटाने भी लगती है। अपनी खींच वह लिखने में निकालने लगती है। मनीषा सोचती है कि वह इस खालीपन को कैसे भरे, और उसे भरने के लिए वह नित्य क्रम से कहानियां एक तरह से भरती है अपने दिमाग में, अपने मानसिक पटल पर, और उसे कागज पर उतारने की भरसक कोशिश में लग जाती है। संबंधों में जब प्रेम नहीं रहता और स्वार्थ एक तरह से संबंध दम तोड़ने लगता है, घुटन एवं तनाव व्यक्ति को खोखला बना देता है। जितेन और मनीषा का रिश्ता भी पूरी तरह से टूट रहा है। घर और पति दोनों से वह निरंतर परेशान रहने लगती है। इसी घुटन को दूर करने के लिए मनीषा प्रोफेसर मधुकर के निकट आ जाती है। रोज रोज का मिलना दोनों को समीप ले आ रहा था। इसी आकर्षण के कारण दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक आ रहे थे। मनीषा जितेन से संबंध विच्छेद कर मधुकर यानी कि प्रोफेसर मधुकर से शादी कर लेती है। और शुरुआत में जिस तरह से मधुकर उसकी बात सुनता है, उसकी इच्छाओं को ध्यान में रखकर उसकी हर एक ख्वाहिश को एक तरह से पूरा करते हुए दिखाई देता है, तो वह संबंध मनीषा को बहुत अच्छा लग रहा होता है। जो उसे चाहिए था सब
मधुकर उसे समय समय पर दे रहा था। वह अपनी शादी को एक तरह से एंजॉय कर रही थी। शारीरिक व मानसिक संतुष्टि के कारण वह मधुकर से एक तरह से खुश थी। जैसा जैसा कहती मधुकर उसके अनुसार वैसा वैसा ही कार्य करता हुआ दिखाई देता था। शादी के कुछ वर्षों बाद सब कुछ ठीक ठाक से गुजरे, फिर जैसे ग्रहण ही लग गया। मधुकर के साथ भी वही ऊब, नीरसता और रिश्ते में घुटन का एहसास मनीषा को एक तरह से खलता रहा। जीवन जीना कठिन होता जा रहा था। मनीषा और मधुकर में किसी न किसी बात को लेकर अक्सर झगड़े हो जाते। मधुकर अपने आप को व्यस्त रखने के लिए अनेक प्रयास करता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण मनीषा को फिर से जिस प्रकार से जितेन से वह दूरियां बना रही थी, उसी प्रकार अब मधुकर भी उसके लिए एक अनजान व्यक्ति बनकर रह रहा था, जिसके समीप वह नहीं जाना चाहती थी। मनीषा घर में सारा दिन अकेली रहती, जिससे उसे परेशानी होती। मधुकर आर्थिक तंगी को लेकर भी कई बार कलह करता हुआ दिखाई देता। वह अपने दोस्तों को भोजन पर बुलाता बिना मनीषा से पूछकर। जब मनीषा उससे या उसके दोस्तों को देखती तो वह एक तरह से जल भुन जाती थी। वह अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए अनेक बार कसमसाती हुई दिखाई देती है कि वह किस तरह से घर के कार्यों में ही एक तरह से व्यस्त रहती है, और उसकी ये व्यस्तता का कारण जो मधुकर है वह बढ़ाते हुए दिखाई देता है। मधुकर उसे जानबूझकर तंग कर रहा है, उसके अस्तित्व को खत्म करने के लिए घर के कार्यों में लगा रहा है, ऐसा मनीषा को लगता है। और वह कहीं ना कहीं मधुकर के दबाव में अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई देती है। मधुकर उसे किसी न किसी बात में एक तरह से व्यस्त रखने का क्रम रखता हुआ दिखाई देता है। मनीषा उसके अनुसार अपना जीवन बिताए। मनीषा पति की बढ़ती तानाशाही से एक तरह से विचलित हो उठती है और वह मधुकर को आड़े हाथ आते हुए सुनाते हुए दिखाई देती है कि सारा दिन खाना बनाओ, झाड़ पोछ करो, बिखरा सामान जुटाओ, बस यही कार्य मेरा रह गया। व्यक्ति शादी के बंधन में बनते ही सोचता है औरत को जैसे काबू कर लिया है या कैसे काबू करना है। अपनी सारी इच्छाएं स्त्री पर थोपता है, उसके अनुसार सोचने के लिए विवश करता है। मनीषा अपनी बीमारी या अपनी बेबसी को एक तरह से रोती हुई दिखाई देती है और वह दोबारा से जितेन की ओर अग्रसर होती हुई भी दिखाई देती है, यानी कि उसकी ओर आकर्षण होते हुए दिखाई देता है, जिसके कारण वह मधुकर से दूरी बना रही है। मनीषा बहुत थकी हुई और महसूस करती है अपने आप को। लेखन कार्य ना करने के कारण मन में असंतोष उत्पन्न होता है, अपने आप को अधूरा मान इधर उधर भटक रही है। इसी भटकाव से उसे यही भटकाव उसके जीवन में पहले भी था और इसी भटकाव के कारण वह मधुकर के समीप आई थी, पर अब उससे भी वही सब मिल रहा है। मनीषा की और उसका कोई ध्यान नहीं है। दाम्पत्य संबंधों में आए नीरसता के कारण काम संबंधों में भी एक तरह से रिक्तता का समावेश हो गया है। मधुकर से दूर हो मनीषा अपने आक्रोश को एक तरह से व्यक्त करते हुए बताती है कि किस तरह से वह अपना जीवन जी रही थी और उस जीने के क्रम में वह किस तरह से उसके समीप आई और उसे प्रेम हुआ। वह भी उससे एक तरह से धोखा ही मिल रहा है। उसकी भावनाओं के साथ मधुकर क्रीड़ा करे तो पीड़ा तो होगी ही। मनीषा मधुकर की तीखी व्यंग भरी बातों को सुनकर एक तरह से भड़कते हुए दिखाई देती है। अपनी शादी के वह पक्ष में नहीं है, प्रेम ही उसे रास आता है। शादी होने के बाद जिम्मेदारियों का बोझ प्रेम को खत्म कर देता है, जिससे ऊब, अर्थहीनता एवं तनाव की स्थिति जन्म ले लेती है। नीरसता, द्वंद एवं कुंठा व्यक्ति को मरणासन की अवस्था तक ले जाते हैं। जीवन जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। संबंधों में आई दूरी से जीवन में खालीपन आ गया है। अकेलापन घर से बाहर
जाकर खत्म ही नहीं होता, बल्कि उसमें भी व्यक्ति अपने आप में ही खोया रहता है। मन में स्थिरता न होने से उसका प्रभाव संबंधों पर यदाकदा रूप से पड़ते हुए दिखाई देता है। इस सूनेपन को दूर करने के लिए कभी जितेन के पास तो कभी मधुकर के साथ शारीरिक एवं मानसिक सुख को एक तरह से खोजती हुई दिखाई देती है। मनीषा अपने आप को अधूरी मान इधर उधर भटकती हुई दिखाई देती है। हम देखते हैं कि किस तरह से जब प्रेम में हमें जो स्पेस मिलना चाहिए या जिन के प्रति हमारे एक तरह से इच्छा या हम कर्तव्य बोध समझते हैं, तो उसके प्रति हमारा जो जीवन है सुखमय होकर बीता हुआ दिखाई देता है। पर दाम्पत्य जीवन में अगर निरस्ता का भाव आ जाता है, तो उसमें हम एक तरह से संबंधों में दूरी बना लेते हैं और वो दूरी की भरपाई दोनों पार्टनर अगर करते भी हैं, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वह दूरियां समाप्त होती हुई नहीं दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर वो दूरी खत्म होने के आसार ही वहां पर नहीं दिखाई दे रहे। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं जब वैवाहिक जीवन में एक भी पार्टनर या जो हम देखते हैं कि दाम्पत्य जीवन में कोई भी व्यक्ति अगर संतुष्ट नहीं होता शादी से, तो कहीं ना कहीं रिक्तता का जो समावेश है वह एक आता हुआ दिखाई देता है। तो वहीं कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि मनीषा के जीवन में भी अनेक प्रकार से अकेलापन, एकाकीपन भरी ही नहीं रहा, जिसके कारण वह त्रिशंकु की भांति कभी जितेन के पास तो कभी मधुकर के पास भागती हुई दिखाई देती है। बच्चों, अगर इस उपन्यास से संबंधित आपके कोई भी विचार कुल बुलाते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रश्न को वहां पर रख सकते हैं और मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद आपका।